Students of class 9th. Now let's move on to part number 7 of your chapter French Revolution. This will be the last part of your chapter. Now French Revolution के लास्ट पार्ट में हमको पढ़ना है स्लेवरी के बारे में. स्लेवरी मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूरी. बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मतलब बांधना. किसी मजदूर को, किसी भी वर्कर को जो आप अपने पास काम पे रखें और उस पर ये प्रेशर रहे कि उसे उसकी सैलरी आप डिसाइड करेंगे, वो नहीं करेगा कि आपको उसको कितना पैसा देना है. अगर वो सैलरी से या किसी भी आपके बिहेवियर से नाखुश है तो वो उसे काम को छोड़ के जाने की अनुमति नहीं होगी. उसे वहीं पे काम करना पड़ेगा, कंपलसरी है. इसको स्लेवरी बोलते हैं. किसी मजदूर को अपने यहाँ पे बांध के रख लेना कि तू तो काम करेगा, उससे मारपीट करना, उसे सैलरी ना देना, सैलरी दे तो बहुत कम देना, एक्सप्लॉयटेशन करना उसका. अब किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो चाहेगा कि मैं काम छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन जब वो ये चाहता है तो उसे काम भी छोड़ के ना जाने देना स्लेवरी कहलाता है. फ्रांस में एक रेक्टेंगुलर स्लेवरी चल रही थी. आप लोगों की बुक में टॉपिक है रेक्टेंगुलर स्लेवरी. सॉरी, रेक्टेंगुलर नहीं होता, ट्रायंगुलर होता है ना. आती है मुझे मैक्स ऐसे है ना. ट्रायंगुलर स्लेवरी. ट्रायंगुलर स्लेवरी मतलब कि तीन तरफ से जो फ्रांस में स्लेवरी थी, बंधुआ मजदूरी, तीन तरफ से चल रही थी. तीन तरफ से कैसे? यहां हम डालते हैं फ्रेंच कॉलोनीज. ठीक है, यहां हम डालते हैं फ्रांस और यहां लिखते हैं अफ्रीका. अब इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगुलर क्यों कहलाई? पहली बात तो है ना, क्योंकि इसमें तीन साइड्स हैं. कहानी ये है, फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी. कॉलोनीज मतलब जिन पे वो गुलाम करके बैठा था. जैसे ब्रिटेन ने गुलाम किया इंडिया को, वैसे ही फ्रांस भी बहुत सारी देशों में अपनी अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज थी उसकी. कॉलोनीज क्या होता है? जब आप किसी टेरिटरी को, किसी एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हो तो कॉलोनी कहलाती है. तो फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी, वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स को काम पे रखना था. प्लांटेशन वर्कर की मतलब कि खेती बहुत अच्छी होती थी, टी वगैरह काफ़ी अच्छी उगती थी, कॉफ़ी वगैरह, एग्रीकल्चर क्रॉप्स. तो प्लांटेशंस थे बड़े बड़े, तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है. लेबर मतलब कि आप काम के लिए आपको मजदूर चाहिए थे. तो चॉइस ये थी कि फ्रांस अपने देश से भेजे, है ना, लेकिन फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत कम है और दूसरी बात ये कॉलोनीज बहुत दूर थी, है ना. कोई वहाँ पे लेबर नहीं चाहता था फ्रांस का कि हम इतनी दूर ट्रेवल करके एक मजदूरी करने जाएं, हमें इतना पैसा तो हमारे देश में मिल जाता है. तो यहाँ के लोग तो मान नहीं रहे थे. तो फ्रांस गया अफ्रीका के पास. अच्छा, अफ्रीका में कौन है? आप लोगों ने बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि ब्लैक्स एंड वाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन यूरोप में बहुत ज़्यादा था. तो अफ्रीका में ब्लैक्स हैं, फ्रांस में लोग हैं वाइट्स. वो हमेशा मानते हैं कि ब्लैक्स तो कौन है, हमारे गुलाम है वैसे ही, है ना, वो तो जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे ही सही. तो हम एक काम करते हैं, इन ब्लैक्स को यहाँ पे भेज देते हैं काम करने के इन फ्रेंच कॉलोनीज में. तो फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज में किसको भेजा? अफ्रीकन्स को भेजा, ब्लैक पीपल को भेजा. इसलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेवरी बोला गया है. ठीक है. इन ब्लैक्स पीपल को जब ये काम करने भेजते थे, उन्हें मजदूर बनाते थे, इनको नेग्रोज बोला गया है. इनके लिए वर्ड यूज होता है नेग्रोज. नेग्रोज मतलब कि वो लोग जो गुलामी सहेंगे वाइट्स की, है ना, जैसा वाइट्स कहेंगे करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्लेवरी हो या कुछ और हो सकता है उनके साथ मारपीट भी हो, उन्हें टाइम पे पैसा भी ना मिले, हो सकता है मिले ही ना, लेकिन जो भी है वाइट्स ने बोल दिया तो ब्लैक्स को करना ही पड़ेगा. ये स्लेवरी थी. धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई ना 1793 में, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर याद है आपको, है ना, उसने इसको बैन कर दिया. बहुत लंबी कहानी चली. पहले बैन करा, फिर नेपोलियन ने वापस, है ना, रीस्टोर करी. समझ रहे हैं आप बात? जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राजा बना 1793 में, उसने स्लेवरी को बैन किया फ्रांस में. नेपोलियन ने वापस से रीस्टोर कर दिया कि वापस लाओ, अच्छी स्लेवरी तो, है ना, ऐसे करके. लेकिन फाइनली आपको ध्यान रखना है, 1848 वो साल आया जब परमानेंट, है ना, पूरी तरीके से स्लेवरी फ्रांस से खत्म कर दी गई. परमानेंट बैंड ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. तो आप ये तीनों बात ध्यान रखेंगे. पहली बार स्लेवरी फ्रांस में कब बैन हुई? 1793 अंडर दी रीन ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय पे बैन की गई. नेपोलियन वापस स्लेवरी ले आया फ्रांस में जब वो राजा बना.
और जब लास्ट में कब स्लेवरी फाइनली एबोलिश हो गई, पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, 1848 में। दो डेट्स आई हैं आपके दो पार्ट्स में, 1848 तो स्लेवरी के खत्म होने का ईयर है और 1946 विमेन को वोटिंग राइट्स का ईयर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेपोलियन का पीरियड बताया था कि नेपोलियन का समय कैसा रहा फ्रांस में, जो बीच में हमने छोड़ा था, उसको राजा बना दिया था फ्रांस का। हमने तो नहीं बनाया, बना तो खुद ही था वो, लेकिन अभी तो सब मैं ही बना रहा हूँ, है ना, बोर्ड पे। तो नेपोलियन राजा बना था फ्रांस का कब? जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी फ्रांस में और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, लुइस 16, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये दोनों हट चुके थे, नेपोलियन का नंबर लगा था। नेपोलियन को शुरू में तो लोगों ने क्या समझा कि बहुत बढ़िया राजा है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम फ्रांस में लाएगा, पूरे यूरोप तक इसके आइडियाज़ फैले। लेकिन धीरे धीरे करके ये दिखने लगा कि इसकी जो आर्मी है वो इन्वेडिंग फोर्स का काम कर रही है। व्हाट इज इन्वेडिंग फोर्स? इन्वेडिंग फोर्स क्या है? नेपोलियन एक जनरल था, जनरल मतलब कि आर्मी में था राजा बनने से पहले, स्ट्रिक्ट था, युद्ध लड़ने का बड़ा शौक था, तो अपनी आर्मी को हमेशा तैयार करके रखता था। वन ऑफ द बेस्ट आर्मी थी नेपोलियन की। क्या करती थी इसकी आर्मी? दूसरे देशों पे कब्जा, है ना। आसपास के इतने पड़ोसी देश थे फ्रांस के, खूब युद्ध लड़े, खूब वॉर्स हुई और फ्रांस ने जीत जीत के अपने अंडर उसको कर ली। शुरू में तो मज़ा आता है ना। आज नरेंद्र मोदी वॉर कर लें और पाकिस्तान को इंडिया में मिला लें, अरे वाह क्या बात है ना। लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? क्या हम युद्ध से आसपास के देश ही जीतते रहेंगे और ये नहीं देखेंगे कि हमारे देश में गरीबों तक खाना पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, पीने का पानी है कि नहीं है, रोड्स है कि नहीं है, बेसिक ज़रूरतें तो हमारी यही हैं। नेपोलियन ने सिर्फ यही देखा कि फ्रांस का एरिया कितना बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, मैं प्रूशिया जीतूंगा, मैं ऑस्ट्रिया जीतूंगा, आसपास के जो कंट्रीज है उन्हें अपने अंडर करूंगा। कभी ये नहीं सोचा कि फ्रांस की जनता कैसे रहेगी, है ना, वो अंदर के जो लोग हैं वो मुझसे खुश हैं कि नहीं है। इन्वेडिंग फोर्स का काम किया। हालांकि इसने देखो इक्वलिटी जरूर दे दी थी लोगों को, इक्वल राइट्स ले आए थे सबके लिए, यूनिफॉर्म लॉज लाया था, है ना, इनको यूनिफॉर्म लॉज का नाम दिया था। लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रिक्टनेस और ये जो इसका काम था युद्ध लड़ने का, इसे पीछे धकेलता गया। ज़्यादा लंबे समय से राजा नहीं रहा। 1804 में तो राजा बना ही था। 1815 लगभग 11 साल में एक बैटल हुई। जब इतनी बैटल लड़ने का शौक है तो कोई तो आएगा जो इससे भी हराएगा। बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, WATERLOO। बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस का जो डिक्टेटर था नेपोलियन फाइनली हार जाता है और नेपोलियनिक एरा का एंड हो जाता है ना, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। 4 देश मिलके इसको इस बैटल में हराते हैं। नाम है ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, AUSTRIA। अभी आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है कि कौन से 4 देश को हराते हैं। जहाँ स्टोरी हमने ये छोड़ी है 10th क्लास में, यहीं से स्टोरी चालू होगी, नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपने एक एपिसोड देख लिया है 9th क्लास में, 10th क्लास में इसका सेकंड एपिसोड चलेगा। इसको समझने के लिए फर्स्ट एपिसोड आपको आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आपने पढ़ा कि नेपोलियन ने किस तरीके से 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार के बाद अब फ्रांस की जिम्मेदारी किस पे आएगी। 3 राजा तो हमने अपने सामने देख लिए, लुइस 16, फिर रॉबेस्पियर और अब नेपोलियन भी जा चुके हैं। फ्रांस को एक नया राजा चाहिए, शायद अब डेमोक्रेसी चाहिए। फ्रांस अब डेमोक्रेसी मांगेगा कि चुनाव हो और राजा ना बने, इलेक्टेड मेंबर गद्दी पर बैठे, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो फ्रांस का भी। चलिए वो बात आगे आएगी, है ना। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेपोलियन तक का एरा आप लोगों ने पढ़ा है ना, 10th की बातें हो तो सब। और इतनी बात आपको ध्यान रखनी, टोटल पार्ट 7 कवर हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। अच्छे से इनको पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।